प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय हिस्ट्री का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग एक बार अपना आंसर देख लीजिए, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि मेरा कितना स्कोर आएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही हिस्ट्री के बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था टर्म 2 एग्ज़ाम का खंड ए सेक्शन से, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर है बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो आप लोगों ने भी ये लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। तो इसका आंसर है, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तीसरा है, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चौथा है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिंधु कानू चांद और भैरव थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल, जो 1856 से 1860 थे। सातवां है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधि का प्रथम केंद्र की स्थापना कहाँ की। तो 1615 से 18 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के समय ब्रिटिश नरेश जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। इसके शीघ्र बाद ही कंपनी ने मसूलीपट्टम और बंगाल की खाड़ी स्थित अरमा गांव नामक स्थानों पर कारखाने स्थापित किए। अब खंड ख का आपका क्वेश्चन था, मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो फारसी में मनसबदार का अर्थ है मनसब, पद या श्रेणी रखने वाला। मुगल साम्राज्य में मनसब से तात्पर्य उस पद स्थिति से था जो बादशाह अपने पदाधिकारियों को प्रदान करता था। मनसब 2 प्रकार के होते थे, जात और सवार। मनसब की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम अकबर ने सन 1575 में किया। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैनिक अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। अगला क्वेश्चन था, 9वां प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। दरअसल लॉर्ड वेवल ने 1946 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस ने वेवल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग ने अपनी जीत पर अड़ी रही। अप्रैल 1946 ईस्वी में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ तथा घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। इसके परिणाम स्वरूप 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में व्यापक हिंसा व रक्तपात हुआ। कलकत्ता के नोआखाली में दंगा हुआ जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। गांधी जी ने वहां जाकर अनशन किया और तब जाकर ये नरसंहार रुक सका। अगला है, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारणों की चर्चा करें। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारणों में यह अफवाह थे कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
अगला है गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। तो चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला है हड़प नीति क्या थी। तो व्यापगस्त का सिद्धांत या हड़प नीति जो थी वो थी पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति या बोलिए व्यापगस्त का सिद्धांत कहलाती है। या परम सत्ता के सिद्धांत का उपसिद्धांत था। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय उपमहाद्वीपों के शासक के रूप में अधीनस्थ भारतीय राज्यों के संचालन तथा उनकी उत्तराधिकार के व्यवस्थापना का दावा किया। भारतीय संविधान के दो प्रमुख अवसाद कौन से थे। तो ये क्वेश्चन जो बच्चे एग्ज़ाम लिख चुके हुए मिला लें, और आने वाले जो 11 से 12 में जाएंगे उन लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान के दो प्रमुख अवसाद कौन से थे। तो भारतीय संविधान के दो मुख्य अभिभेद निम्न है। पहला, नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न। नागरिक अधिकारों के निर्धारण में मुख्यतः कुछ प्रश्नों बातों जैसे अल्पसंख्यक शोषित वर्गों को किस प्रकार परिभाषित किया जाए तथा इन वर्गों को कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए जाए इत्यादि विषयों पर संविधान सभा में रोचक तथा महत्वपूर्ण वाद विवाद हुए। दूसरा है राष्ट्रभाषा का प्रश्न। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। देश में सांस्कृतिक दृष्टि से भी विभिन्नताएं विद्यमान हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जब समस्त देश एकता के सूत्र में बंध रहा हो तो इसके लिए एक राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है, किंतु भारत जैसे भाषाई विभिन्नता वाले देश में इस प्रश्न का समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता था। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। तो नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था दांडी सत्याग्रह। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासक में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस पर कर को हटाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह चलाया था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 15वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों का चर्चा करें। तो 1857 के विद्रोह की भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। क्रांति का संगठन करने के लिए छावनियों में रोटी व कमल के प्रतीकों का व्यापक प्रचार किया गया था। यह एक भौगोलिक सूझ थी मौलिक सूझ थी। रोटी के प्रचार का यह संकेत था कि भारतीय पेट के इतने गुलाम बने हैं कि आज़ादी की रोटी को कमाने की बात भूल बैठे हैं। कमल के प्रचार का यही अर्थ था कि उन्हें अपने देश में खुशहाली लाना है। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, संगठन और एकता का अभाव। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई थी, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। यही कारण था कि समिति सीमित और असंगठित बनकर रह गया। दूसरा है नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के पास यद्यपि नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग नेता थे, किंतु फिर भी इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तीसरा है परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। चौथा है सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। पांचवा है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का असफलता का एक बड़ा कारण यह थे कि
यह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी तरह आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। सातवां है स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें से नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की क्रांति की सफलता का यह एक कारण है। फिर है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखे। तो अस्थायी बंदोबस्त है 1793 बंगाल में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लगभग 19% भाग इसके अंतर्गत था। अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता। पहला, सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधी मामले वापस ले लिए। दूसरा, जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूमि स्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुए। तीसरा, सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि कर का 10/11वां भाग सरकार को देना पड़ता था। शेष 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर की अदायगी से जमींदारों की असमर्थता होने पर सरकार द्वारा उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर यह राशि वसूल की जाती थी। छठा है भूमि कर की निश्चित की गई राशि के अलावा सरकार को कोई और कर या नजराना आदि जमींदारों को नहीं चुकाना होता था। किसानों और जमींदारों के आपसी विवादों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कहा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है मुगल प्रशासन का विवरण है। तो मुगल प्रशासन भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों के मिश्रण से बना था। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। बादशाह शासक प्रशासन का सर्वोसर्वा होता था। वह प्रधान सेनापति, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, इस्लाम का संरक्षक तथा जनता का आध्यात्मिक नेता होता था। सिद्धांत रूप से बादशाह की शक्ति असीमित होती थी, परंतु वह अपनी प्रजा की इच्छा का ध्यान रखते हुए स्वयं के द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहमति से शासन करता था। वकील ए मुल्क। बादशाह के बाद वकील ही सबसे बड़ा अधिकारी होता था। एक तरह से सभी विभागों का अध्यक्ष होता था। इसे मंत्रियों को नियुक्त करने और हटाने का भी अधिकार था। धीरे धीरे इसके अधिकारों में कमी कर दिया गया। बैरम खां के बाद वकील के पद को ही समाप्त कर दिया गया। तीसरा, दीवान। यह वित्त तथा आर्थिक मामलों के संबंध में बादशाह को सलाह देता था। फिर है मीर बख्शी। यह सैनिक प्रशासन का प्रधान होता था जो सेना में नियुक्त वेतन, मनसबदारों की सेनाओं का निरीक्षण आदि कार्य देखता था। मीर बख्शी सेनापति नहीं होता था। काजी उल कुजात। यह प्रधान काजी या न्यायाधीश होता था जो इस्लामी कानून के आधार पर फैसला करता था। सदर उस सुदूर। प्रधान सदर शाही परिवार के द्वारा विद्वानों, उलेमाओं, फकीरों, साधु संतों आदि को दिए जाने वाले दान और शासकीय सहायता से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। मीर समाई। यह राजमहल, हर्रम, जहाँ शाही परिवार की महिलाओं का निवास स्थान, रसोई तथा कारखानों का प्रबंधक होते थे। फिर है प्रांतीय शासन। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो चुके थे। सूबेदार। यह सूबे का प्रमुख तथा बादशाह द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि होता था। दीवान। सूबे का दीवान सूबेदार के नियंत्रण में नहीं रहकर केंद्रीय दीवान के अधीनस्थ होता था। इसी प्रकार सूबे का वह अपना काजी तथा बख्शी भी होता था। कोतवाल। थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी होता था। जिला मुगल प्रशासन। प्रत्येक सूबा कई जिलों में बांटा होता था। जिला को सरकार कहा जाता था। फौजदार। जिले का सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन सैनिकों को एक दल होता था। यह जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता था। फिर है अमल गुजार। यह जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था जो किसानों को कर्ज बांटने तथा वसूल रकम को शाही खजाने में जमा करने का काम करता था। अगला है बीती कच्ची अलम गुजार का सहायता होता था जो कृषि संबंधी रिकॉर्ड और आंकड़े रखता था। फिर है सिकदार परगना का मुख्य अधिकारी होता था। फौजदार परगने में खजांची को कहते थे। सैन्य प्रशासन। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना के प्रायः 3 रूप होते थे। पहला, मनसबदारों की फौजें। दूसरा, अहदी वे सिपाही होते थे जिन्हें मनसब में नहीं रखा गया हो। तथा तीसरा है राजपूतों की सहायता सेना। ये सभी सेनाएं युद्ध में बादशाह की ओर से लड़ती थी। सेना के 5 विभाग थे: पैदल, घुड़सवार, हाथी। और चौथा है तोपखानों में बड़ी भारी तोपें भी होती थी जिन्हें जिनसी
कहा जाता था, जबकि दस्ती तोपखानों में हल्की तोपें और बंदूकें होती थी। और पांचवा है जल सेना। मुगलों के पास नियमित जल सेना नहीं होती थी। पश्चिमी तट की रक्षा का भार अबिसिनियों और जंजीरा के सिद्दियों को दे रखे थे। 18 है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, कार्यक्रम तथा प्रगति का वर्णन करें। तो प्रारंभ में गांधी जी ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग करने के पक्ष में थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत को स्वराज देने की बात कही थी, परंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारतीयों को स्वराज देने के बजाय भारतीयों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। इसलिए गांधी जी को भी स्वराज प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण महात्मा गांधी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। पहला, रॉलेट एक्ट। कांग्रेस ने सन 1918 के अपने दिल्ली अधिवेशन में सरकार से यह मांग की थी कि उन सारे कानूनों, अध्यादेशों, रेगुलेशनों को समाप्त कर दिया जाए जिसके द्वारा राजनीतिक समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक वाद विवाद नहीं हो सकता और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, वह देश निकाला दे दिया जाता था। परंतु सरकार ने इस प्रार्थना को उत्तर दमनकारी रॉलेट एक्ट के रूप में दिया। इस संबंध में गांधी जी ने कहा था कि हमने मांगी थी रोटी मगर मिले पत्थर। जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता से बनी एक समिति ने भारत के मौजूदा कानूनों को क्रांतिकारी अपराधों को रोकने के लिए अपर्याप्त बताया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 के केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल पेश किए गए। इन बिलों के आधार पर सरकार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना इच्छानुसार समय पर जेल में बंद रख सकती थी। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों ने इन बिलों को काला विधेयक का नाम देते हुए विरोध किया। महात्मा गांधी ने सरकार से निवेदन किया था कि इन बिलों को पारित करने से पूर्ण विचार कर ले, क्योंकि इनसे स्थिति बिगड़ सकती है। भारतीय नेताओं के विरोध के बावजूद भी 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। गांधी जी पहले ही घोषणा कर चुके थे कि यदि ये विधेयक पास हुआ तो वे सत्याग्रह करेंगे। अतः उन्होंने देश का तूफानी दौरा किया और लोगों को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा के द्वारा इस काले कानून का विरोध करें। दूसरा है जालियांवाला बाग का हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। इस दिन क्रूर जनरल डायर ने सैकड़ों निरपराध पुरुषों व बच्चों की जालियांवाला बाग में हत्या की थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर की जनता ने जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया था, क्योंकि 10 अप्रैल को सैनिक अधिकारियों ने उस जुलूस पर गोली चलाई थी जो अपने 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और डॉक्टर की चलू की रिहाई की मांग कर रहा था, जिन्हें मजिस्ट्रेट ने अपने यहाँ बुलाकर उन्हें गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेज दिया था। सरकार ने अमृतसर में सैनिक शासन घोषित कर दिया था और 12 अप्रैल को जालंधर डिवीजन के कमांडेंट जनरल डायर को सैनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया था। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे। जनरल डायर 100 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर सभा स्थल पर जा पहुंचा। जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए और 137 घायल हुए। इस कांड के पश्चात जनता में आतंक फैलाने के लिए अनेक अत्याचार किए गए और समस्त पंजाब में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। उक्त कांड की जांच के लिए जो हंटर कमीशन नियुक्त हुआ, उसके अंग्रेज सदस्यों ने डायर के काले कारनामों को छिपाया। यही नहीं, ब्रिटेन में डायर के कार्यों की प्रशंसा की गई। इधर कांग्रेस ने इस कांड की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनरल डायर ने पूर्व निश्चित योजना के अनुसार जानबूझकर निरपराध पुरुषों व बच्चों की हत्या की। समिति ने अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने समिति की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः गांधी जी ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु बन गए। तीसरा है खिलाफत का प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की के विरुद्ध में युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद श्रेवे की संधि द्वारा टर्की के सुल्तान को, जो कि मुस्लिम जाति का खलीफा था, गद्दी पर से पृथक कर दिया गया था। टर्की साम्राज्य का विघटन किया गया। मुसलमानों ने इसके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए हिंदुओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने को कहा। कांग्रेस की नीति में परिवर्तन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध बावजूद कांग्रेस का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर हुआ, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पुनः भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य एवं कार्यक्रम। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करना था। इस आंदोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित था। पहला,
निषेधात्मक कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के इस पर निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल थे। दूसरा, सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए। स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपना अपना त्यागपत्र दे दें। न तो सरकारी दरबारों व समारोह में सम्मिलित हुआ जाए और न ही सरकार के स्वागत में कोई समारोह या आयोजित किया जाए। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। अदालतों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। माउंट फोर्ड योजना 1919 का अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले विधानमंडल के निर्वाचनों में खड़े उम्मीदवारों को बिठाना और मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग न करना। सैनिक, क्लर्क और मजदूरी पेशा करने वाले मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं अर्पित न करें। रचनात्मक कार्यक्रम। उपयुक्त के अतिरिक्त कांग्रेस ने अपना कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी घोषित किया। पहला, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। चरखे, कताई, बुनाई का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सरकारी स्कूलों के स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाए। अस्पृश्यता का निवारण किया जाए। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जाए। पंचायतों की स्थापना की जाए। असहयोग आंदोलन की प्रगति। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए गांधी ने देश का व्यापक दौरा किया। उन्होंने स्वयं केसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दी। फिर सैकड़ों लोगों ने अपनी पदवियों का परित्याग कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थी ने सरकारी स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ दिया। कई राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए, जैसे काशी विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, दिल्ली का जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता भी देखी गई। आंदोलन में डॉक्टर अंसारी, अली बंधुओं और मौलाना आज़ाद जैसे मुस्लिम नेताओं ने भी भाग लिया। सरकार द्वारा दमन चक्र। नवंबर 1921 में सम्राट जॉर्ज पंचम के ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र आरंभ किया। नेताओं को गिरफ्तार व तंग किया गया। लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कांग्रेस तथा खिलाफत समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया। चौरी चौरा कांड और आंदोलन स्थगन। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के आंदोलन को तीव्र करने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को फरवरी 1922 को पत्र लिखा कि यदि सरकार ने एक सप्ताह के अंदर अपनी दमन नीति का परित्याग नहीं किया तो वे बारदौली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। परंतु अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हो पाया था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर जिंदा जल गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन एकदम स्थगित कर दिया। सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक एकीकरण की समस्या से आप क्या समझते हैं? भारत ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया? तो स्वतंत्र होने के समय भारत राष्ट्र के समक्ष अनेका एक समस्याएं थी, जिसमें विभाजनोत्तर शरणार्थी समस्या और नए संविधान का निर्माण मुख्य समस्या थी। आज़ादी के समय भारत में 562 से अधिक देशी रियासतें थे। इन रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण एक अत्यंत जटिल कार्य था। इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना थी, जिसके अनुसार भारत को विघटित आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस योजना के अनुसार देशी रियासतों को इस बात की पूरी छूट दी गई कि यदि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में भी शामिल न होना चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इस प्रावधान का लाभ उठाकर हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर तथा कश्मीर के शासक अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहते थे। जूनागढ़ का मुसलमान शासक अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रबल विरोध के बावजूद पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा था। इन समस्याओं को सुलझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 27 जून 1947 को नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभालकर सरदार पटेल ने इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई योजना इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेशन तैयार की। इस योजना के अनुसार उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासतों के इस पर हस्ताक्षर करने के लिए अपील के प्रलोभन, धमकी और राष्ट्र प्रेम का हवाला देकर पटेल ने 25 जुलाई 1947 तक अधिकतर रियासतों के शासकों से इस पर हस्ताक्षर करवा लिया। 3 रियासतों कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद को छोड़कर शेष सभी रियासतों का 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय हो गया। हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के दौरान 1 नवंबर 1948 को संघ में मिलाया गया। जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के द्वारा संघ में मिलाया गया। कश्मीर पर जब पाकिस्तानी सेना ने काबुलियाई के भेष में आक्रमण किया तब बाद होकर वहां के शासक हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो बच्चों, वीडियो लंबा था, फिर भी आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।